आई कम इन सर? प्लीज आइए। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। राहुल जी, अपना परिचय दीजिए। सर मैं जयपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैंने 10th क्लास बाल भारती स्कूल और 12th क्लास श्री महावीर दिगंबर जैन स्कूल जयपुर से किया है। उसके बाद मैंने सर महाराजा कॉलेज से बीएससी किया है और 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में एमएससी किया है सर। ये आपने 0 ग्रेड लिखा है? ओ ग्रेड सर, आउटस्टैंडिंग। ओके। और इसके बाद में आपने नेट जेआरएफ भी किया जी फिजिक्स सर। में। अब आप इतनी अच्छी आप आउटस्टैंडिंग के ग्रेड लिए हैं आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो फिर आप उसी कैरियर को क्यों नहीं परस्यू कर रहे आप? जी सर, फिजिक्स में सर मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, इसलिए मैं फिजिक्स पढ़ना अच्छा लगता था मुझे। लेकिन सर मुझे लगा कि जितना ज़रूरत सर प्रयोगशालाओं में है साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों की, उतनी ज़रूरत सर एडमिनिस्ट्रेशन में भी है। तो मुझे लगा सर मैं इस शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ सर प्रशासन में जाऊंगा तो साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक ब्रिज का काम कर सकता हूं सर। और यहाँ पे आके अपने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है सर, उससे जो प्रशासन में जो है सर बेहतर योगदान दे पाऊंगा सर। एक प्रशासक को क्या क्या काम करने पड़ते हैं और उनको फील्ड में कहाँ तक जाना पड़ता है? थोड़ा मैं इस फील्ड में कहाँ तक जाना पड़ता है, आप जो बात कर रहे हैं ना, गांव में जाना पड़ता है, ढाणियों में जाना पड़ता है, कहाँ तक क्या 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 काम करते हैं वो? सर एक जो प्रशासक होता है वो सर कई तरह के मल्टी रोल सर ये जॉब होती है सर। इसमें आपको जमीन स्तर तक लोगों से जुड़ाव जो महत्वपूर्ण होता है, जब आपको जमीन स्तर तक काम करना पड़ता है सर। इसमें आपको राजस्व संबंधी, कानून प्रशासन संबंधी और सर एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी सारे काम आपको करने पड़ते हैं सर। ओके। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन भी करना पड़ता है? जी सर। राजस्थान गवर्नमेंट की कौन कौन सी फ्लैगशिप स्कीम सिस्टम में चल रही हैं और उनमें से 2-4 के नाम बता दीजिए। सर जैसे एक तो लाडो योजना है, लाडो प्रोत्साहन योजना है सर। एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास योजना है सर। एक सर जो खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री अन्न कल्याण गरीब योजना सर वो जो थी। और सर अन्नपूर्णा रसोई योजना सर चल रही है, वो फ्लैगशिप स्कीम में है। और कुसुम योजना सर फ्लैगशिप स्कीम में है। क्या है कुसुम योजना? सर कुसुम योजना के तहत सर किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के लिए सर सोलर पैनल्स का यूज करते हुए उन पे जो पंप हाउस होता है उनको सौरीकरण करते हुए उनका सर उनको अतिरिक्त आय प्रदान करना है और सर इससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। अच्छा, तो राजस्थान में इस समय सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी पे काफी काम हो रहा है। ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? सर रिन्यूएबल एनर्जी का वो फॉर्म होता है जिसे सर बार बार जनरेट किया जा सकता है, जिसके जो संसाधन होते हैं, जिसका स्रोत होता है सर वो नेक्स्ट नहीं होता। जैसे कि सर सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, जिसको बार बार रीजनरेट किया जा सके। रीजनरेट किया जा सकता है या इसको यूज किया जा सकता है पावर प्रोडक्शन के लिए? सर मतलब अपन इसको एक खत्म नहीं होंगे सर, ये स्रोत जो है इसके अपन इसको पावर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, लेकिन सर इसके जो सोर्स है वो इनफाइनाइट है सर अभी के हिसाब से। अच्छा, तो खत्म होने वाली कौन कौन से हैं जिनको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं? क्या क्या है उसमें? सर जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है सर, न्यूक्लियर है और सर गैस है। ये सारे जो है फ्यूल खत्म होने वाले हैं। आपने तो ये फिजिक्स पढ़ी है, अब ये हाइपर लूप भी कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, क्या है हाइपर लूप? सर हाइपर लूप जो है वो सर जो हाई स्पीड ट्रेन्स के लिए सर एक बनाया गया ट्रैक है सर, जिसके अंदर जो है सर अपन जो एयर रेजिस्टेंस का फेस करती है ट्रेन, जिसकी वजह से उनकी स्पीड जो सर लिमिटेड रहती है। तो अगर अपन उनको जो है वो एक निर्वात में उनकी गति करवाए, यानी कि अपन एयर रेजिस्टेंस कम कर दे उन ट्रेन का हाइपर लूप में चलाते हुए, तो सर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जापान में जो ट्रेनें चल रही हैं वो तो एयर रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो आगे उनकी जो यू कैन से जो स्टार्टिंग है वो बिल्कुल चोंच टाइप है, तो वो तो एयर को काट देगी, तो कहाँ एयर रेजिस्टेंस, तो एयर तो ऊपर निकल गई। सर वो जो है एरोडायनामिक्स वो डिजाइन भी सर वो हेल्पफुल होती है एयर को काटने के लिए, लेकिन सर हाइपर लूप में वो स्पीड और भी बढ़ सकती है सर। कितनी बढ़ सकती है और कैसे बढ़ाएंगे? फ्यूल ज्यादा लगेगा इसका मतलब, तो उसमें खूब सर उसको बढ़ाएंगे कैसे? स्पीड कैसे बढ़ाएंगे? कितनी स्पीड होती है हाइपर लूप की? स्पीड का सर मुझे ऐसे आइडिया नहीं है सर, लेकिन फ्यूल के लिए सर अपन मैग्नेटिक लेविटेशन का यूज कर सकते हैं, तो उसका और भी उसमें फ्यूल कम लगेगा सर। जो ये मैग्नेटिक लेविटेशन आपने वर्ड यूज किया, एक EMU ट्रेन होती है, एक होती है DEMU ट्रेन, ये क्या होती है? सॉरी सर इसका। चलिए कोई बात नहीं। जापान के सहयोग से बुलेट ट्रेन जी सर। का प्रयोग चल रहा है, कहां से कहां चलेगी और उसकी क्या स्पीड होगी? कुछ पढ़ा आपने उसके बारे में, बताइए। सर ये
सूरत से अहमदाबाद से लेके सर ये मुंबई तक जाएगी ट्रेन। इसकी स्पीड सर प्रारंभिक स्पीड सर मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूँ 500 किलोमीटर स्पीड के आसपास सर इसकी स्पीड थी। चलिए ये बताइए मेरे को, अभी ये जो अंतरिक्ष यान, सॉरी अंतरिक्ष से स्टारलिंक कंपनी से बातचीत हो रही है, ये क्यों ला रहे हैं स्टारलिंक को भारत में? सर स्टारलिंक जो है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट प्रोवाइड करा सकती है सर, जो कि अपन भारत के जो दूर दराज क्षेत्र है जहाँ पे इंटरनेट की पहुंच नहीं है, जहाँ कंपनियां जो है सर वो पैसों के टावर स्थापित करने में बसती है, तो वहां तक भी सर अपन जो लास्ट माइल इंटरनेट कनेक्टिविटी इससे प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें सर जगह जगह टावर लगाने की जरूरत नहीं होगी, अपन को सिर्फ सैटेलाइट बेस से इंटरनेट मिल जाएगा। तो सर ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा सर। ये कौन सी कंपनी का सैटेलाइट है, कहाँ पे लगेगा? एक ही सैटेलाइट से काम हो जाएगा? नहीं सर, इसके लिए उन्होंने स्पेस में बहुत लगभग 36,000 के आसपास सैटेलाइट लॉन्च किए थे उन्होंने। अच्छा। स्पेस एक्स का सर ये मिशन है, तो वो जो एलन मस्क की कंपनी है सर, वो इससे वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने की मंशा रखते हैं सर। अच्छा, तो ये जो सैटेलाइट होगा स्टारलाइट का, वो कितनी हाइट पे स्टेशनड होगा? सर वो लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास उसको लॉन्च किया था सर। नहीं, अभी स्टेशनड कितनी किलोमीटर की हाइट पे कर देंगे ये सारे? कहाँ पे स्टेशनड है ये? सर ये सैटेलाइट जो है वो सर अर्थ से लगभग जो अर्थ की लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें सर इनको छोड़ा जाता है, जिसकी हाइट जो सर लगभग 20,000 किलोमीटर तक होती है। तो सर ये उसमें लो अर्थ ऑर्बिट वाला यूज करते हैं, जिसमें अपन जो है वो 2000 किलोमीटर के आसपास इनको छोड़ सकते हैं। देखिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है? सर वो ऑर्बिट होता है जिसपे सर जो उस सैटेलाइट की जो अर्थ का रिवोल्यूशन करने का टाइम जो होता है वो, और सर जो अर्थ का अपने एक्सेस पे रोटेट करने का टाइम होता है वो सेम होता है सर उस। चलिए सर प्लीज। आपने फिजिक्स से नेट जीआरएफ किया है, जी सर। तो आपके फिजिक्स में रुचि थी? जी सर। आपको स्वयं पे विश्वास है या नहीं? बिल्कुल है सर। तो आपने फिजिक्स में अपना इतना नेट जीआरएफ किया, उसमें आप बहुत अपना अच्छा करियर बना सकते थे, फिर क्यों चेंज किया आपने? सर मुझे सर जो फिजिक्स पसंद है जो सर डेली लाइफ में यूज आती है सर, उसके बजाय किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रिसर्च करना वो सर मुझे इतना पसंद नहीं है, जितना सर जो ओवरऑल फिजिक्स है, जो डेली लाइफ फिजिक्स है, उसमें सर जो कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की, वो सर मुझे क्या है रियल लाइफ फिजिक्स जो आपको पसंद है? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। जैसे कि ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है, जो डेली लाइफ में जो फिजिक्स है वो कौन कौन से फिनोमेना जहाँ यूज आ रहे हैं, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या है बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए आपकी ये डेली लाइफ में यूज आने वाला फिजिक्स है। सर फिजिक्स तो सर हर जगह है सर। अभी जैसे आपको कौन सी पसंद है? मुझे आपने सर कहा वो मुझे बताओ कि हाँ एक ये है दूसरी ये है। सर मुझे जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स जो है जहाँ पसंद आती है, जो क्लासिकल फिजिक्स पसंद है सर, क्वांटम फिजिक्स के जो है मेथड्स मुझे अच्छे लगते हैं सर, उनके बारे में पढ़ना। यही फिजिक्स है, फिर आपने इसमें अपना करियर क्यों नहीं बनाया? सर रिसर्च में सर अपन को सर एक ही सब्जेक्ट पे जो है एक ही पॉइंट जो होता है उस सब्जेक्ट का भी जो एक ही जो पॉइंट होता है उसी पे अपन को स्टडी करनी पड़ती है अब लगातार तक, तो सर वो जो है मुझे इतना पसंद नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आप जीवन में किन मूल्यों पर सर्वाधिक महत्व देते हैं? सर मैं ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को सबसे अधिक महत्वपूर्ण। दोनों को डिफाइन कीजिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, क्या अंतर है इनमें? सर ईमानदारी होती है अपने काम के लिए सर बेईमानी न दिखाना, मतलब रिश्वत वगैरह नहीं लेना, और सत्यनिष्ठा होती है सर जो अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करना। सर पूर्ण निष्ठा से क्या तात्पर्य है? मतलब मैं सर, कैसे मानूं कि मैं सत्यनिष्ठ हूँ? सर अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य करना सर, उसके लिए सर उसमें अनैतिक चीजें उनका उनसे बचना सर, और पूरी तरह से उसके लिए समर्पित और डेडिकेट होकर कमिटमेंट के साथ कार्य करना सर। मुझे ऐसा लगता है कि आप नई चुनौतियों से डरते हैं, इसलिए आपने अपना एक फील्ड छोड़ दिया, फिर आरएस में आप आ रहे हैं। नहीं सर ऐसा नए चैलेंज एक्सेप्ट करने में आपको थोड़ा डर लगता है क्या? नहीं सर, ये फिजिक्स में बहुत सारा चैलेंजिंग लाइफ होता है और उसको एंजॉय किया जाता है। आप उधर नहीं जाकर के एक इजी लाइफ के लिए कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, बढ़िया सैलरी है, जॉब सिक्योरिटी है, इसलिए आप आरएस बनना चाह रहे हैं। नहीं सर, फिजिक्स के बाद में आरएस चुनना सर ये नए ही था मेरे लिए पूरी तरह से, तो डरना तो मैं सर नहीं कह सकता कि मैं डरता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। क्या आप दूसरे धर्म या संस्कृतियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं या रुचि रखते हैं? जी सर, मैं दिगंबर जैन स्कूल से पढ़ा था, तो वहाँ पे भी जैन धर्म की वहाँ पे अच्छी नॉलेज हमको प्रोवाइड की गई थी। बाकी मुझे सब धर्मों का सर थोड़ा नॉलेज तो है ही। चलिए ठीक है। आज ईस्टर सेलिब्रेट कर रहा है देश। जी सर। क्या है ईस्टर का महत्व बताइए।
सर ईस्टर में सर जैसा कि ईसा मसीह को जब उनको सूली पे चढ़ाया गया था, तो सर जो उसके गुड फ्राइडे दिन आता है वो, तो सर उसके 2 दिन बाद में सर 3 दिन बाद में जो होते सर वो ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर आ गए थे, तो उसी के याद में सर ईस्टर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ईस्टर हमें कौन कौन से नैतिक मूल्य सिखाता है? सर सबसे पहले तो जो बुराई के खिलाफ लड़ना होता है सर वो सिखाता है, और सर जो अपने शत्रु को भी माफ करना सर, जो ईसा मसीह का सबसे बड़ा मूल्य था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, तो वो भी सर वो सिखाता है, क्योंकि उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, लेकिन जब वो उठ के आए तो भी वो सर उनके प्रति जो है कोई घृणा का भाव उनके अंदर नहीं था। वो उन्होंने अपने शिष्यों से फिर से कहा कि आप इन सबसे प्रेम कीजिए, इनके प्रति दया करिए, इनके प्रति करुणा करिए। सर ये सभी मूल्य हमें ईस्टर से सीखने को मिलते गुड हैं। फ्राइडे के दिन ईसा मसीह जी को सूली पे चढ़ाया गया जी था, सर। क्यों? सर क्योंकि वहाँ के जो रूढ़िवादी यहूदी थे, उन्होंने अपने जो ईश्वर यहोवा का अपमान करने का आरोप जो है यीशु मसीह पर लगाया था सर। तो यहूदी धर्म और ईसाई धर्म अलग है क्या? जी सर। क्या अंतर है दोनों में? सर यहूदी धर्म ईसाई धर्म से पुराना है सर, जिसमें जो है ईश्वर यहोवा थे और मूसा उसके पैगंबर थे। उसके बाद में जो है ईसाई धर्म, वहीं पे जो यहूदी धर्म में जो कुरीतियाँ आई थी, तो उनको खत्म करने के लिए जो है वो ईसा मसीह का वहाँ पे उन्होंने अपना नया मूवमेंट शुरू किया था सर। तो उनके जो फॉलोअर्स हुए वो ईसा मसीह ईसाई धर्म वाले कहलाए सर। ठीक है, ये इजराइल में एक जगह है यरूशलेम, जी सर। ये ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों ही धर्मों के लिए पवित्र है, क्यों? सर क्योंकि ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि वहाँ पे ईसा मसीह को क्रूसिफाई किया गया था सर। और यहूदी धर्म में सर वहाँ पे जो उनका सबसे पुराना सेंट पीटर जो चर्च मंदिर है, जो वॉल है, वॉल ऑफ होली वॉल जो है वहाँ पे है सर। और मुस्लिमों के लिए सर वहाँ पे अलग सा मस्जिद है। उसके अतिरिक्त सर ईसाइयों का वहाँ पे एक चर्च भी है, उसका सर नाम शायद सेंट पीटर कुछ ऐसा है। अच्छा, आजकल हमारे संविधान को लेकर के ये कहा जा रहा है कि संविधान को खतरा है, तो भारतीय संविधान को खतरा जनता से है, न्यायपालिका से है, मीडिया से है, संसद से है, या फिर सरकार से? इनसे मानते हैं आप? सर भारतीय संविधान को अभी तो कोई खतरा ऐसा महसूस हो नहीं रहा सर कि बहुत बड़ा रोज खतरा है। अखबारों में आता है संविधान को बहुत खतरा है, सर संविधान को बदला जा रहा है, संविधान की आत्मा को नष्ट किया जा रहा है। तो किससे खतरा है? भारत में तो संविधान ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च सर वो विपक्ष द्वारा सर एक नैरेटिव का निर्माण किया जाता है सर। उनको लड़ने के लिए चुनावी मुद्दे चाहिए होते हैं सर। उन्होंने ये जो है अपना एक नैरेटिव बनाया था सर इलेक्शन के दौरान। तो क्या वही आपको लगता है कि भारत का संविधान इतना आसान है कि इसको खत्म किया जा सकता है? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। भारत का संविधान अपने आप में बहुत मजबूत संविधान है, जिसका रक्षा करने के लिए कई सारे संवैधानिक तंत्र काम करता है सर। अलग अलग न्यायपालिका काम करती है सर उसके लिए। भारत में संविधान के संरक्षक के तौर पे कौन शपथ लेता है? राष्ट्रपति सर। न्यायाधीश या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। चलिए ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि आपने अभी बताया कि आप दिगंबर जैन जी सर। में पढ़े हैं। जयपुर में एक बहुत बड़ा मंदिर है जैन का, जी सर। क्या नाम है और कहाँ पे है? सर एक तो जो चूलिया पहाड़ी पे है सर वो मंदिर है, और एक संगीत जी महादेव संगीत जी का मंदिर है सर, जो सांगानेर में है सर। मैं चूलिया पहाड़ी वाले मंदिर के बारे में जानना चाह रहा था, उनका क्या ऐतिहासिक महत्व है? चोलगिरी पहाड़ी का जो जैन मंदिर है। सर इसके बारे में सॉरी सर ये। चलिए ठीक है सर, आप पूछिए। अभी एक एक्सोप्लैनेट बड़ा चर्चा में है, उसके बारे में जानकारी है आपको? जी सर, कौन सा? जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था सर। उसका नाम तो सर वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर सर उस पर चर्चा में क्यों है वो एक्सोप्लैनेट? सर क्योंकि उस पर जो है ऐसी गैसेस के कंपोजिशन के साक्ष्य मिले थे जिस जो जीवन की ओर संकेत करते हैं सर। कौन कौन सी ऐसी गैसेज हैं? सर जैसे मीथेन हो गई, CO2 अपने आप में एक लैब को दर्शाती है। उसके अलावा सर H2O के लिए भी कुछ मिले थे। क्या कारण होते हैं किसी भी प्लेनेट के एनवायरनमेंट में इन गैसेस के होने के? सर ये जो है गैसेस जो होते हैं वो जो ऑर्गेनिक गतिविधियां होती हैं वहाँ पे सर उसको शो करती है, जो कि लाइफ के लिए आगे जाके इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सर। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? सर ये US नासा का जो है टेलीस्कोप है, जो कि अंतरिक्ष में जो है वो अलग अलग जगह से डाटा एकत्रित करता है। कहाँ लोकेटेड है ये? सर ये अर्थ की जो ऑर्बिट में है सर, लोअर अर्थ में नहीं होगा, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सर। चलिए ठीक है, सिंपल फिजिक्स से कुछ प्रश्न मैं पूछता हूँ आपको। जी सर। पानी में रखी हुई छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है और पानी की बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है? सर छड़ का मुड़ने का कारण सर जो है अपवर्तन होता है, क्योंकि जो सर वो जो है वो जो रेज होती है वो जब पानी से बाहर निकलती है, एयर में आती है, तो सर वो मुड़ जाती है। तो इसलिए आपको लगता है कि छड़ जो है वो मुड़ी हुई है कैसे मुड़ जाती है? सर जो रेज होती है वो जब एक
माध्यम से दूसरे माध्यम में थोड़ा गति करती है। स्पेसिफिक आंसर कीजिए कि कौन सी रे होती है, किस माध्यम से किस माध्यम में आती है, जी सर। थोड़ा सा। सर जब वो वाटर माध्यम से जब वो बाहर आती है एयर माध्यम में, तो सर वो स्नेल का जो लो लगता है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग सर वो जो रे बाहर निकलती है सर, वो अपन को मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि सर उनका जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम में। सर का इस कारण जो है प्रकाश की किरणें जो होती है वो सर बाहर निकलते हुए मुड़ जाती है सर। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो लंब से दूर चली जाती है, लंब की तरफ आ जाती है? सर सघन से विरल में आती है तो लंब से दूर चली जाती है सर। यही कारण है जी सर। छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना और सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। चलिए, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, दोनों में क्या फर्क होता है? सर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है सर, उसमें जो है उनके वाइब्रेशंस होते हैं सर, वो जो है स्पीड के जो है क्या अपन वो साइनोसोडल सिंबल बनाते हैं, क्या वेव्स ऐसे प्रोपगेट होती है क्या? जी सर वो क्या वेव ऐसे प्रोपगेट होती है, वो जो साइनोसोडल नहीं अपन सिंबल बनाते हैं वैसे? नहीं सर, वो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है सर, उसमें क्यों रिप्रेजेंट करते हैं वेव को इस तरह? सर क्योंकि उनकी इंटेंसिटी जो होती है कम ज़्यादा होती रहती है सर, और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो भी इसी तरह से ऊपर नीचे होती रहती है सर। या फिर इस कुछ तरह और कारण आप नहीं समझा पा रहे हैं मुझे? वेव्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करने के पीछे क्या कारण है? सर एक मिनट में। सर ये उनकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसमें साइन थीटा जो आता है उसकी वजह से सर उसका जो ग्राफ होता है सर इसी तरह से होता है। चलिए, कोई बात नहीं। साउंड वेव्स जो होती हैं किस तरह की वेव्स हैं? सर ये जो है यांत्रिक तरंगे होती है जिनको गति करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और ये सर ये जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है सर। अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंग से क्या समझते हैं? मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, दोबारा बताएं मुझे एक बार। अनुदैर्ध्य तरंग से आप क्या समझते हैं? सर जिसमें जो है कंपन जो होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं वेव के, वो जो है उसकी जो डायरेक्शन होती है प्रोपगेशन की उसके 90 वो अलोंग होते हैं सर। किसके वाइब्रेशंस? जो जिसमें मीडियम में वो गति करेगी, तो जैसे कि सॉलिड में गति करेगी तो सॉलिड पार्टिकल्स के वाइब्रेशन होते हैं वो। वेरी गुड, गुड। आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में जानकारी रखते हैं? जी सर। बताइए तीनों लॉज ऑफ मोशन। सर फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो स्टेबल है तो वो स्टेबल रहेगा, अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। सेकेंड लॉ ये कहता है सर जो फोर्स होता है वो मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और थर्ड लॉ सर ये कहता है कि हर क्रिया की सर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है सर, और समान प्रतिक्रिया होती है। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। चलिए, घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचा जा रहा है, उसमें क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहाँ कार्य कर रहे हैं? सर जब घोड़ा उसको गाड़ी को खींच रहा है तो सर एक तो घोड़ा जो है गाड़ी में बल लगा रहा है तो गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन सर घोड़े को भी महसूस होगा कि उसको कोई पीछे की साइड खींच रहा है, तो वो प्रतिक्रिया बल होता है सर। इसी कौन का लगा रहा है घोड़े पर प्रतिक्रिया बल? सर जो वो गाड़ी होती है या फिर वो जो है वो उसको पीछे की ओर खींचती है, जैसे अपन। तो ये क्रिया और प्रतिक्रिया बल एक ही बॉडी पर लगते हैं या अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं? अलग अलग सर। अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। जैसे सर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो मैं इस चेयर पे फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये चेयर भी मुझ पे फोर्स लगा रही है, तो सर अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। चलिए, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन भी आपने पढ़ा होगा। जी सर। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर न्यूक्लियर फिजन में एक जो बड़ा अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है वो टूटकर दो छोटे स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, और फिजन में सर दो छोटे न्यूक्लियाई होते हैं आपस में मिलकर एक स्टेबल बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। फिजन में कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया आपने? नहीं सर, फ्यूजन में दो छोटे मिलते हैं और फिजन में बड़ा टूटता है। गुड। चलिए, आपकी हॉबी आपने लिखा है बैडमिंटन। जी सर। क्या होता है ये बैडमिंटन? ये वर्ड कहाँ से इजाद हुआ? सर ये जो है इंग्लैंड के जो ड्यूक ऑफ कनॉट के जो वहाँ के शासक थे, उनके जो घर का नाम सर बैडमिंटन हाउस था, तो वहीं से सर ये शब्द इजाद हुआ। पहले इस गेम का नाम पूना था। अच्छा, शटल लो या बैटल। तो मैंने सुना ये इस गेम की शुरुआत तो भारत से ही हुई थी। जी सर। कैसे भारत में? कहा, ये तो अंग्रेजों का गेम है। सर अंग्रेज ऑफिसर्स ही सर इसे भारत में खेलते थे, जब यहाँ पे औपनिवेशिक शासन था तब, तो वही पूना में खेलते थे इस गेम को। तो वहाँ से जो ये गेम सर वैसे तो बहुत पुराना है इसका इतिहास, लेकिन तब सर वो इस तरह से आधुनिक फॉर्मेट में नहीं था, लेकिन जब सर इसको आधुनिक फॉर्मेट में ले गए तब वो इंग्लैंड में जो स्टार्ट हुआ था, तो इसी वजह से इसका नाम जब बैडमिंटन पड़ा है। ओके, आप कोई स्टेट लेवल वगैरह स्कूल लेवल पे खेले या वैसे घर के आसपास ही खेलते रहते हैं? सर मैं सिर्फ शौक के तौर पर खेलूँ। शौकिया तौर पे। ये तो आज ये जो इसकी जो चिड़िया जो बनती है इसमें तो पंख लगते हैं। जी सर। तो पंख क्या पक्षियों को ही लगते हैं? तो क्या पक्षियों को मारा जाता है क्या, या आजकल कोई बदल गए हैं ये?
सर इसके जो है पक्षियों को मारा तो जाता है सर अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सर अपन इसके जगह नायलॉन वाली जो है शटल कॉक यूज ले सकते हैं, और जो पक्षी नेचुरली डेथ आती है उनके शटल कॉक का यूज ले सकते हैं अपन। लेकिन सर इतना प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन करने के लिए सर वो मारता ही है पक्षियों को। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपका इंटरव्यू संपन्न हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।